कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार साथियों, शिवम धाकर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर हर एक एक्सरसाइज के लिए, प्रश्नावली के लिए एक सेपरेट वीडियो डाली जाती है, जिसमें एक वीडियो में एक पूरी प्रश्नावली खत्म करते हैं। उससे पहले हम एक परिचय की वीडियो डालते हैं। स्टार्ट करने से पहले केवल इतनी सी बात बोलूँगा कि अगर आपने इस चैप्टर की परिचय वाली वीडियो नहीं देखी है भाई, तो आपको इसमें समझ में आने में बहुत परेशानी आ सकती है। इसलिए प्लीज़ पहले आप उसे देखिएगा, बाद में इसे देखिएगा, नहीं तो आप बोलेंगे सर कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है भाई, देखिए क्या है। वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर तुरंत वीडियो देखिए, उसमें क्या है। देखिए भाई, अब हमारे सामने ये प्रश्न है। प्रश्न का कहना क्या है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। नोटबुक की कीमत कलम की जो कीमत है उससे कितनी है? दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाओ। दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है हमें। इंट्रोडक्शन में हमने ये भी समझा है कि चर क्या है, हमने ये भी समझा है कि रैखिक समीकरण क्या है और समीकरण क्या है। हमने तो इस पर भी चर्चा की है। सर दो चर वाला रैखिक समीकरण है, मतलब इसमें दो चर आएंगे। क्या आएंगे? दो चर। मैंने आपको बताया था कि भाई चर क्या होते हैं, जो भी ABCD के अक्षर होते हैं, XYZ, यही क्या होते हैं? चर होते हैं। सीख रखा है हमने। समीकरण क्या होता है? सर बराबर का निशान अगर कहीं भी मिल जाएगा तो वो समीकरण है। क्या है? समीकरण है। और रैखिक समीकरण क्या है? सर जिसमें चर की अधिकतम घात 1 है। चर की अधिकतम घात 1 है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। तो भाई इसे करेंगे कैसे? कैसे करने वाले हैं? देखिए अब हमें संकेत दे रखा है, हालांकि संकेत के बिना भी कर सकते हैं, लेकिन दे रखा है। देख लीजिए कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत X रुपये है। क्या मान लेंगे? मान लीजिए नोटबुक की कीमत X रुपये है। हमने मान लिया। माना कि नोटबुक की कीमत X है। क्या है मेरे भाई? X रुपये है। एवं कलम की कीमत कितनी है मेरे भाई? कलम की कीमत। इस कलम की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक माना कलम की कीमत क्या है मेरे भाई? एवं कलम की कीमत 22 रुपये है। कितनी है? 22 रुपये है। एक्चुअल में कन्फ्यूज़न कहाँ होता है मेरे भाई? कन्फ्यूज़न केवल ये होता है, देखिए इन समीकरण है तो बराबर का निशान तो आएगा। समीकरण है तो बराबर का निशान तो आएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं तब प्रश्नानुसार। आप प्रश्नानुसार की जगह ATQ लिख देंगे तो शॉर्ट में लिखा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी माध्यम के हैं तो हम सर इंग्लिश से बिल्कुल परहेज है हमारे लिए। अरे भाई परहेज कुछ नहीं, जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, जिससे हमारी पढ़ाई आसान बनेगी, हम उसका यूज़ करेंगे। हम हिंदी में भी कंफर्टेबल रहेंगे, इंग्लिश में भी रहेंगे। अब ATQ का मतलब है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप प्रश्नानुसार लिख लेना। देखिए भाई क्या है, तो सर समीकरण आएगा तो बराबर का निशान तो आएगा। अरे भाई समीकरण में ही तो निरूपित करना था ना, समीकरण में ही निरूपित करना था, क्वेश्चन ने तो यही कहा है। तो हमें क्या करना है भाई? सुनिए क्वेश्चन किस तरह से देखेंगे। सर समीकरण आएगा मतलब बराबर का निशान तो आएगा, ये हमें पता है। क्या आएगा? बराबर का निशान आएगा। सर हमने लगा लिया, ठीक है। सर एक तरफ पेन की कीमत लिख ली है, एक तरफ नोटबुक की कीमत लिख ली। सॉरी, ये नोटबुक की कीमत है, ये पेन की कीमत है। सोच पढ़कर बताइए प्रश्न को, सस्ता क्या है? पढ़कर बताइए सस्ता क्या है। सर नोटबुक की कीमत जो है वो एक कलम की कीमत से दोगुनी है। कलम की कीमत से दोगुनी है। मानकर चलिए भाई ये कलम है और ये क्या है? नोटबुक है। क्या है? नोटबुक है। नोटबुक की कीमत है ना, वो कलम की कीमत से दुगनी है। कलम की कीमत से दुगनी है। कलम अगर 2 रुपये की है तो नोटबुक कितने की हो जाएगी? 4 की, क्योंकि कलम की कीमत से दुगनी है नोटबुक की कीमत। ये 3 होगी तो सर ये 6 हो जाएगी क्योंकि दुगनी है। ये 5 होगी सर ये 10 हो जाएगी। इसका मतलब सस्ता क्या है? सर सस्ता कलम है। सस्ता क्या है? कलम है। ठीक है। मुझे एक बात बताओ भाई, कलम को आपने क्या माना है? सर कलम को ना हमने बाय माना है। कलम को क्या माना है? हमने बाय माना। कलम को क्या माना है? बाय। इसका मतलब भाई ये क्या है? सस्ता है। ये क्या है? सस्ता है। तो मुझे एक बात बताओ, सोच कर जवाब दो। गुणा हम करेंगे ये बात तो सही है, और 2 का गुणा करेंगे ये भी बात सही है, क्योंकि दोगुना है। क्योंकि दोगुना है भाई। इस चीज़ को इतनी बारीकी से मैं डायरेक्ट बता सकता था, x = 2y, x = 2y। मैं इस पर इतना समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि केवल इस प्रश्न में नहीं,
आने वाले जब भी कभी इस तरह के प्रश्न देखोगे तो वहाँ पर ये मेरा तरीका काम करेगा और कभी गलती की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, गलती की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। देखिए भाई क्या सर 2 गुना बोला है, मतलब 2 का गुणा तो करेंगे। अरे 2 में 2 का गुणा किया 4 आया, 3 में किया 6 आया, 5 में किया 10 आया। सर संख्या नहीं है ना तो गुणा कैसे करें? कंफ्यूजन ये होता है सर x में 2 का गुणा करूं या y में, x में गुणा 2 का करूं या y में। मैं पूछूंगा सस्ता क्या है? सर सस्ता तो y है। अरे पेन की कीमत है ना भाई, कलम की कीमत है क्या? y है। तो सर सस्ता ये है, सस्ता ये है मतलब कीमत कम है, सस्ता ये है मतलब कीमत कम है, और ये तो महंगा है। ये तो कैसा है? महंगा है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ये नंबर महंगा है मतलब बड़ा है, ये नंबर क्या है? बड़ा है। इसी तरीके से आप सोचेंगे, इसी तरह से आप सोचेंगे सर ये नंबर बड़ा है, सर बड़ा है, और अगर इसमें मैं गुणा और कर दूं, मैं इसमें गुणा और कर दूं तो सर ये तो और बड़ा हो जाएगा। ये अभी बराबर हो सकते हैं क्या? सर बराबर तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पेन की कीमत, कलम की कीमत और नोटबुक की कीमत बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। मतलब सर किसी न किसी में गुणा तो करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ ये तो पहले से ही बड़ा है। क्यों? क्योंकि नोटबुक की कीमत है। क्यों? क्योंकि नोटबुक की कीमत है। ये नंबर पहले से बड़ा है, इसमें गुणा और कर दोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो ये बराबर हो पाएगा क्या? नहीं। बराबर हो पाएगा क्या? नहीं। सर ये नंबर छोटा है, इसमें गुणा करेंगे तो ये बड़ा होगा, इसमें गुणा करेंगे तो ये बड़ा होगा, और ये तो पहले से ही बड़ा था। आप यूँ समझिए भाई, ये तो बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, इसमें गुणा करेंगे तो ये बड़ा होकर बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बड़े में ही, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े में ही गुणा करूंगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, तो बराबर होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर ये वाला हमारा छोटा है और इसमें गुणा करेंगे तो ये बड़ा होकर बराबर हो जाएगा, बड़ा होकर बराबर हो जाएगा। मतलब सर गुणा तो होगा बाय में, गुणा तो होगा बाय में। क्यों? क्योंकि बाय छोटा था, बाय छोटा था, वो गुणा करके ही तो बड़ा होगा, गुणा करके ही बड़ा होगा, और ये तो पहले से ही बड़ा था, मतलब कि बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? भाई समीकरण तो ये बन गई है, समीकरण तो ये बन गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोला था? 2 चर में रह के एक समीकरण बनाइए। भाई 2 चर हैं क्या? सर एक x एक y है, बराबर का निशान है क्या? है। तो सर ये 2 चर में रह के एक समीकरण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन याद होगा इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था कि एक मानक रूप होता है, मानक रूप। मानक रूप का कहना ये होता है कि आप बराबर में 0 लाइए, बराबर में क्या लाइए? 0। ये इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन हम उत्तर हमेशा मानक रूप में देंगे, उत्तर हमेशा मानक रूप में देंगे। मतलब क्या भाई? x का x है, ये 2y काय का है सर? प्लस का है। इधर कोई साइन नहीं लगा तो प्लस है सर, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2y, माइनस का 2y। सर इधर ये 2y था, यही चला गया तो बचेगा क्या? 0। बचेगा क्या? 0। तो मानक रूप का कहना होता है कि आखिरी में 0 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? 0। हमारा आंसर हो जाएगा ये, हमारा उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ये हो जाएगा उत्तर, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ जाएं क्या? अरे बोलो बोलो, बढ़ जाएं क्या मेरे भाई? बढ़ जाते हैं भाई। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? वैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा चुके हैं, लेकिन वीडियो रुक गई थी तो उसमें क्या ही कर सकते हैं, आप तक तो नहीं पहुंची है। देखिए भाई 2 नंबर क्वेश्चन का क्या कहना है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और भाई इसके बाद लिखा है c, a, b और c के मान बताइए। a, b और c के मान बताइए, मतलब हमें a, b, c के मान ज्ञात करना है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई भी दिक्कत हो इसमें? देखिए भाई वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी बराबर का निशान आ जाएगा तो आप इसे समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? समीकरण। मतलब ये भी समीकरण है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, इसे मैं सही करवा दूंगा आपको। ऐसे हमने क्या देखा था भाई कि समीकरण इसे कहते हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर आपसे बोला था कि भाई ऐसी कोई जो फॉर्म होगी ना, ये फॉर्म समीकरण तो ये भी है क्योंकि बराबर का निशान लगा है भाई, ये समीकरण का मानक रूप है। क्या है मेरे भाई? समीकरण का मानक रूप है। सर ये क्या होता है? आप बिना दिमाग लगाए आप ये समझो कि जब भी हम समीकरण का आंसर देते हैं तो आमतौर पर ये देते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानक रूप है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। एक्चुअल में उन्होंने हमसे ये बोला है कि इस फॉर्म से तुलना करना है, हमें इस फॉर्म से तुलना करके हमें ए, बी और सी के मान ज्ञात करना है। ठीक है भाई, अभी देख लेते हैं कैसे करने वाले हैं। बेहद आसान है, बेहद आसान है भाई। सुनिए, हमें बराबर में 0 लाना है। बराबर में क्या लाना है? 0। इसके बराबर में 0 है क्या? सर 0 तो नहीं है, 0 तो नहीं है। जब 0 नहीं है तो भाई क्या करेंगे? हम इसे इधर ले आएंगे, इसे इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अरे इधर ये किसी का नहीं है तो भाई प्लस का है, धन का है। किसका है? धन का। इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा, माइनस का, मतलब 9.35। और बराबर में क्या रह जाएगा? सर बराबर में रह जाएगा 0। बराबर में क्या रह जाएगा मेरे भाई? 0 रह जाएगा। इतनी बात ठीक है।
सर अगर बराबर में 0 हो गया तो ये इसकी तरह दिखने लगा, ये इसकी तरह दिखने लगा, और यही तो हम चाहते थे। बिल्कुल ठीक है। अब हम इसका आंसर देंगे, तुलना करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अरे यही वाला लिखा है मैंने और कुछ नहीं। से तुलना करने पर क्या बोलना है मेरे भाई, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है भाई, तुलना करने पर। तो तुलना जब हम करेंगे तो भाई x के पास में क्या है a, x के पास में क्या है 2, तो a का मान क्या आ गया 2, 2 आ गया। y के पास में क्या है b, y के पास में क्या है b, प्लस का b है, तो y के पास में क्या है 3 प्लस का, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 3। c अकेला है, मतलब इसके बाद लास्ट में क्या है c, इसके बाद में लास्ट में क्या है, अच्छा यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का है, तो हमारी c की वैल्यू किस में जाएगी, माइनस में। अरे प्लस में होती तो प्लस में लिख देते, माइनस में तो माइनस में लिख देंगे, और क्या आ जाएगा -9.35, -9.35। ये आंसर हो जाएगा, ये हमारे आंसर है। कोई दिक्कत है क्या भाई? इसका क्वेश्चन क्या था, मैं यहाँ तक भाई याद कर पा रहा हूँ ना, इसका क्वेश्चन था, अगर भाई क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो तो आप सुधार लीजिएगा। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ तो यही आंसर है, यही क्वेश्चन है, यहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ यही क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस होगा तो आंसर में भी कुछ चेंजेस हो जाएंगे, आप एक बार मिला लीजिएगा, एनसीईआरटी के इस प्रश्न को मिला लीजिएगा। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ यही प्रश्न है भाई। इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए क्या है, सर बराबर में 0 है, बराबर में 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ये इस रूप में तो है ही है, ये इस रूप में तो है ही है। तुलना करेंगे बस। अरे भाई पहले ये इस रूप में नहीं था तो इसे हम इस रूप में ले आए थे, इसके बाद तुलना की थी। ये पहले से ही है तो तुलना सीधे करेंगे, ये पहले से ही है तो तुलना सीधे करेंगे। ax प्लस बी वाई माइनस सी, एक मिनट रुकिएगा, प्लस सी सॉरी, बराबर 0, बराबर 0। भाई देखिए x के पास में क्या है a, x के पास में क्या है सर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो भाई 1 मानना है, कुछ नहीं है तो क्या मानना है 1, 0 मत मानना, कुछ नहीं है तो 1 है। क्यों? क्योंकि x में इंटू 1 का हो जाएगा, x में इंटू 1 का हो जाएगा, और x में इंटू a का हो रहा है, तो x में इंटू किसका हो रहा है, a का। यहाँ पर किसका हो रहा है सर, 1 का, किसी चीज़ का नहीं हो रहा, मतलब किसका हो रहा है मेरे भाई, 1 का हो रहा है। किसका हो रहा है, 1 का, 1 का हो रहा है। तो भाई a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। b की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, बाय का इंटू बी से हो रहा है, यहाँ पर बाय का इंटू किससे हो रहा है, बाय का इंटू किससे हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। क्या लिखा है, -बाय/5 लिखा है, लिखा है, लिखा है। मैं पूछ रहा हूँ इसे अगर मैं ऐसे लिखूँ कि बाय को यहाँ लिख दूँ, माइनस यहीं लिखा है, बाय को मैंने यहाँ लिखा और यहाँ लिख दिया 1/5, इसमें कोई बुराई है क्या सर, कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि बाय का इंटू 1 से होगा तो बाय कम बाय, और 5 का तो 5 भी रहेगा, क्योंकि नीचे वाले का नीचे से गुणा होता है, और नीचे इसके कुछ नहीं है, बीच में गुणा लगा दिया, नीचे कुछ नहीं है जो 5 ही रहेगा, मतलब बाय कम बाय, और 5 का 5 रहेगा, और माइनस का माइनस। इसका मतलब बाय का गुणा हो किससे रहा है, बाय का गुणा हो किससे रहा है, तो बाय का गुणा हो रहा है -1/5 से, -1/5 से। और हमें यही तो लिखना था भाई, हमें यही तो लिखना था कि बाय का गुणा यहाँ किससे हो रहा है, बी से, बाय का गुणा किससे हो रहा है, बी से, और यहाँ पर बाय का गुणा किससे हो रहा है, -1/5 से, -1/5 से। मतलब कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, -1/5, -1/5। समझ में आ गई होगी बात आपको। अच्छा c की वैल्यू क्या है सर, c तो अकेला है, प्लस में है, यहाँ माइनस में, तो c की वैल्यू हो जाएगी -10, c की वैल्यू हो जाएगी -10। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। देखिए भाई नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल आसान है, आसान है। करना क्या है मेरे भाई, करना क्या है आपको, इससे तुलना करना है, इससे तुलना करना है, बराबर में 0 लाना है। सर बराबर में 0 लाएंगे तो क्या होगा, -2x + 3y, ये 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 0, बराबर हो जाएगा जी। सर इस रूप में तो ले आए तो भाई ये लाइन तो लिख पाओगे ना भाई, ये लाइन ना मैं बार बार नहीं लिखूंगा, शुरुआत में लिखना ठीक है, बार बार लिखवाओगे तो कैसे काम चलेगा। से तुलना करने पर अब आपको करना चाहिए, वीडियो को पॉज करके आपको करना चाहिए क्वेश्चन,
और आपको मैच करना चाहिए कि आप ये ठीक कर रहे हैं क्या। तो भाई x की वैल्यू, x का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, a से, यहाँ पे किससे हो रहा है -2 से, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। b, y का गुणा किससे हो रहा है b से, y का गुणा किससे हो रहा है 3 से, तो b की वैल्यू क्या है 3 है, और c की वैल्यू क्या है -6, c की वैल्यू क्या है -6। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। सॉरी भाई लोगों, सर बराबर में 0 लाओ पहले तो, ठीक है, x तो है ही है, 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में क्या ले आए 0, बराबर में क्या ले आए 0। सर इस जैसा बनाने के लिए तो इसमें 3 पद होना चाहिए, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, और बराबर में 0 तो है ही है। सर x वाला पद तो हमारे सामने है, y वाला पद भी हमारे सामने है। सर जो अकेला है ना, अकेला c, वो वाला पद नहीं है, वो वाला पद नहीं है, लेकिन बिना उसके जैसा बनाए, बिना इस समीकरण की तरह बनाए, बिना इस समीकरण की तरह बनाए हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें इसकी जगह क्या लाना चाहिए। सर मैथ्स में, गणित में हम वो सभी बदलाव कर सकते हैं जिससे इसकी बेसिक वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े, जिससे इसकी बेसिक वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े। मतलब क्या है सर, अगर मैं इसमें 0 को जोड़ दूँ, जैसे भाई यहाँ पर +c हो रहा है, अगर मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े तो मैं इसमें 0 जोड़ दूंगा, 0 जोड़ दूंगा। क्या 0 के जोड़ने से इसकी वैल्यू पर फर्क पड़ेगा क्या सर, नहीं पड़ेगा। इसके मान पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या सर, नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 0, क्या लिख दिया 0, क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इसके जैसा बनाना है भाई, इसके जैसा बनाना है। अभी तक प्रश्नों में ऑलरेडी 3-3 पद होते थे, 3-3 पद होते थे, यहाँ पर 2 हैं, तो तीसरा बनाने के लिए हमने क्या बना लिया 0, क्या बना लिया 0। अब तुलना करेंगे कि ax + by + c से, c बराबर 0 से तुलना करने पर, मुझे लगा उसमें 0 नहीं लगाया, तुलना करने पर, ठीक है भाई लोगों। तो x का गुणा किससे हो रहा है, a से, यहाँ पे किससे हो रहा है सर 1 से, अरे कुछ नहीं है तो क्या है मेरे भाई 1 है। b, y का गुणा किससे हो रहा है b से, y का किससे हो रहा है -3 से, तो y की वैल्यू क्या है -3। c की वैल्यू क्या है सर, कुछ नहीं है, अकेला c है, यहाँ पर क्या है 0 है, तो c की वैल्यू क्या है 0 है, c की वैल्यू क्या है मेरे भाई 0 है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, अरे बोलो बोलो, किसी को कोई दिक्कत हो, एनीबॉडी। आगे बढ़ जाए क्या भाई, आगे बढ़ जाए भाई। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं वापस से आपको लाने वाला हूँ, आने वाले एक क्वेश्चन होगा, मुझे लगता है कि इसमें एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मैं आपको इसे फिर से दिखाऊंगा, थोड़ा सा नोट करिएगा इसे, मतलब नोट तो सभी को ही करना है, इसे मैं फिर से याद दिलाऊंगा आपको क्वेश्चन कराते वक्त। देखिए भाई क्या है सर, पहले तो इसे ले आइए इस फॉर्म में, तो भाई 2x है, ये -5y इधर आएगा तो सर प्लस का 5y हो जाएगा, बराबर में क्या बचा 0। फिर वही बात आएगी, x वाला पद है क्या सर है, y वाला पद है क्या सर है, बिना x y वाला है क्या सर, नहीं है तो सर 0 ले आओ, नहीं है तो 0 ले आओ। क्या करना है मेरे भाई, 0 ले आना है। अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। अब भाई ये ax + by, ये वाली लाइन तो आप लिख लेंगे ना, मैंने छोड़ दी है कि by + c से तुलना करने पर, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, a की वैल्यू हो जाएगी 2, क्या आ जाएगी 2। b की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, b की वैल्यू हो जाएगी 5, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्या आ जाएगी 0। यही आंसर है। इसे देखिएगा ध्यान से, एक्चुअल में मैंने अभी आपसे कहा था कि एक ऐसा प्रश्न मिलेगा जिसमें मैं आपको बीते क्वेश्चन की याद दिलाने वाला हूँ, अभी कहा था इससे पहले वाला जब हम चौथा प्रश्न कर रहे थे, वो वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न सेम है, तो मैं उसे नहीं दिखाऊंगा, मैं इसी को देखकर काम चला लूंगा। क्यों, क्योंकि ये सामने ही है, उसके लिए पेज बदलना पड़ेगा। एक्चुअल में है क्या भाई, सुनिए, आपको यूं समझना है तो आप ये बोलेंगे, आपको ये लग रहा होगा कि 3x का 3x है + 2 का 2 है, सर तीसरा पद नहीं है तो 0 मान लो और ऐसे कर लो। ये लग रहा है क्या, लग रहा है तो ये गलत है। अगर आपको ये लग रहा है तो ये गलत है। सर ये क्यों गलत है, अभी तो हमने यही किया था कि 2 पद थे तो तीसरे को 0 मान लिया था। लेकिन 2 पद थे कौन से भाई, x वाला था हमारे सामने, तो हमने देखा x वाला था, y वाला दूसरा पद ही माना जाएगा, तो y वाला था हमारे सामने, तीसरा नहीं था। लेकिन यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर x वाला पद है क्या, तो है, y वाला है क्या, तो नहीं है, y वाला है क्या, y वाला नहीं है सर,
लास्ट वाला है, क्योंकि इसमें ना तो x होता ना y होता, बराबर क्या है 0। मैं ये कह रहा हूँ भाई y वाला पद नहीं है, खाली है ये। इसका मतलब इसमें दूसरा पद नहीं है, तीसरा तो है भाई। इसमें और इससे पहले वाले प्रश्न में x वाला भी था y वाला भी था, तीसरा नहीं था जो बिना x y वाला था। इससे पिछला क्वेश्चन चौथा किया था, उसमें भी यही मामला था कि x वाला था y वाला था, तीसरा नहीं था जो बिना x y वाला था, कांस्टेंट वैल्यू थी। जबकि इसमें x वाला है y वाला नहीं है, मतलब कि दूसरा नहीं है, और तीसरा तो है क्योंकि ये बिना x y वाला होता है। इसका मतलब इसमें दूसरे की जगह कुछ आएगा। हमें कैसे पहचानना है कि दूसरा नहीं है पहला नहीं है? अगर x वाला ही नहीं है तो पहला पद नहीं है, y वाला नहीं है तो दूसरा नहीं है, और बिना x y वाला नहीं है मतलब तीसरा नहीं है। तो ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कन्फ्यूजन हो, समझ में आ गई होगी। सर इसे क्या मानना है? सर इसकी जगह भी 0 मान लें क्या? ना, 0 नहीं मानना है, 0 नहीं मानना है। क्यों 0? हालांकि मानेंगे, वैल्यू 0 कैसे आएगी वो बात करेंगे, लेकिन 0 अकेले 0 मान लो कैसे काम चलेगा? सर हमें तो बाय लगा होना चाहिए, बाय लगा होना चाहिए। सर ऐसा में बाय तो लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दूसरा पद तभी मानेंगे तब बाय लगेगा, ठीक है। लेकिन सर बाय लिखने से तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, बाय लिखने से इसकी वैल्यू बदल जाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इसमें मैं 0 का इंटू कर दूँ, 0 का इंटू कर दूँ तो बाय में 0 का इंटू करेंगे सर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 में तो किसी का भी इंटू करो 0 हो जाएगा, 0 में तो किसी का भी इंटू करो 0 हो जाएगा। इसका मतलब सर मैं इसे y इंटू 0 लिख सकता हूँ, जिससे ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, और 0 इस समीकरण में जुड़ेगी, 0 इस समीकरण में जुड़ेगी, तब भी इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सर 3x का 3x है, प्लस मैं 0 इंटू वाई लिख रहा हूँ, जिससे ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा पद ये लिखेंगे, अब ये इसकी तरह दिखने लगा। और अब तो लाइन लिखेंगे भाई कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर लिख लेंगे आप। तो a की जगह पर क्या आएगा सर? x का गुणा 3 से हो रहा है 3। b की जगह पर क्या आएगा सर? y का गुणा b से हो रहा है, यहाँ पर y का गुणा g से हो सॉरी y का गुणा यहाँ पर 0 से हो रहा है, मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। भाई इसे बिना माने आप b की वैल्यू 2 रखने वाले हो, b की वैल्यू 2 रखने वाले हो, जो कि गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ये करेक्ट आंसर क्या है? ये भाई हमेशा में ऐसे रखना नहीं होता है, समझाने के लिए मैंने बता दिया कि ये इसलिए 0 होता है, लेकिन आपको ये बात समझ में तो आ गई होगी, बात तो समझ में आ गई होगी मेरे लाल। ये क्या मामला है मेरे भाई? क्या लिखा है ये? माफ़ कीजिएगा भाई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये प्रश्न था क्या एक्चुअल में। 1 मिनट रुकिएगा भाई, 1 मिनट रुकिएगा। सॉरी आपके डिस्टरबेंस के लिए। मैं फ़ोन में किताब को ओपन करता हूँ। कौन सी है ये? अपनी क्लास 9th की गणित की 4.1 है। ऐड भी अभी आना है इसमें, बहुत बढ़िया। 4.1 कर रहे हैं मेरे भाई, है ना? 4.1 7वां है y-2। ये क्यों लिखा है? ये कुछ नहीं भाई, ये कुछ नहीं है। y-2 बराबर 0 है। और एक 8वां प्रश्न जो कि हमारे टाइपिंग मास्टर जी ने लिखा ही नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। और एक और लिखा है ये 5 बराबर 2x। ठीक है भाई लोगों, यही हमारे प्रश्न थे, इन्हें और देख लीजिए। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। भाई देखिए क्या है इसमें एक्चुअल में है क्या, पहले उस रूप में लाएंगे तो बराबर में 0 तो है ही है, बराबर में 0 है। सर यहाँ पर ये कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर पहला पद है क्या सर? x वाला ही नहीं है, y वाला है, बिना x y वाला है, मतलब x वाला नहीं है। तो आप क्या करोगे? पहले पद की जगह x लिखोगे और इसमें गुणा कर लोगे 0 का, ये पहला पद बना। भाई आपको ये देखना है x वाला है क्या सर? x वाला नहीं है। y वाला है क्या सर? y वाला है। बिना x y वाला है क्या सर? बिना x y वाला भी है, मतलब पहला पद नहीं है, पहला पद नहीं है। पहले मानना है x को, दूसरा मानना है y को, और तीसरा मानना है बिना x y को। तो पहला वाला नहीं है तो सर x में गुणा 0 का कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 इसमें जुड़ेगी तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्या है सर? y की वैल्यू कोई साइन नहीं लग रहा है तो प्लस में है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है? c, लास्ट में क्या है? c, मतलब -2 बराबर क्या है? 0। भाई ax प्लस बी वाई
प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए की जगह क्या आएगा सर, एक्स का गुणा ए से हो रहा है, एक्स का गुणा 0 से हो रहा है तो ए की वैल्यू है 0। बाय का गुणा बी से हो रहा है, बाय का गुणा सर कुछ किसी से नहीं हो रहा, किसी से नहीं हो रहा तो 1 से हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा तो 1 से हो रहा है, क्योंकि बाय गुणा 1 करोगे तब भी बाय कम बाय रहेगा। मतलब बी की वैल्यू क्या है मेरे भाई 1, बी की वैल्यू क्या है 1। सी तो अकेला है और सी की जगह जाएगा सर -2, सी की जगह क्या जाएगा -2, सी की जगह क्या जाएगा -2, यही आंसर है। ये क्या है भाई, इसे करते हैं उसी फॉर्म में। सर ये 5 तो है ही है, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का होगा, लेकिन भाई x वाले को तो आगे लिखना है ना, x वाले को तो आगे लिखना है, तो हम क्या करेंगे सर x वाले को पहले ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा -2x, इसी को पहले ले आओ, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है सर। ये तो पहले भी बराबर के बाएं साइड में था, अभी भी बराबर के बाएं साइड में, तो ये 5 के आगे कुछ नहीं लग रहा, तो प्लस का है तो ये प्लस का 5 माना जाएगा, बराबर माना जाएगा 0। इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई सर? अभी तक आप पहले 5 लिखते थे और -2x हो गया और बराबर 0 हो गया, लेकिन भाई मैं ये कह रहा हूँ x वाले को पहले लिखते हैं, तो -2x को ही मैंने यहाँ लिखा है, -2x को यहाँ लिखा है, और ये प्लस का 5 है, ये प्लस का ही रहेगा। सर ये साइड चेंज कर रहा है, साइन क्यों नहीं बदल रहा? ये साइड चेंज कर रहा है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम बराबर के साइड नहीं आ रहे हैं, बराबर के साइड आएंगे तो साइन चेंज होता है, बराबर तो अभी है वही है, हमने तो केवल इन दोनों को बदला है, तो -2x ये प्लस का ही रहेगा, तो इसे यही तो लिख रहा हूँ -2x + 5, -2x + 5 बराबर 0। x वाला है क्या सर? है। बाय वाला है क्या सर? बाय वाला नहीं है, बाय वाला नहीं है, मतलब दूसरा पद नहीं है, तो इसी को क्या लिखोगे -2x + 0 गुणा y, 0 गुणा y, और प्लस क्या है 5 बराबर 0। भाई ये 0 गुणा y लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको समझ में बेहतर आ सके इसलिए इसे लिखवाता हूँ। 0 गुणा वाले को लिखने की ज़रूरत थोड़ी ना होती है, कोई नहीं लिखता है, कभी नहीं लिखते हैं, वो तो बता रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए 0 आंसर है क्यों। वैसे मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि आपको जो दिखाई ना दे उसका आंसर 0 करना है, लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे x है, x अकेला है, मैं पूछूं भाई इसका गुणांक क्या है, इसका गुणा किससे हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 1 दिखाई नहीं दे रहा तो इसका आंसर 0 है। 0 नहीं है, यहाँ पे x तो दिखाई दे रहा है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाता है 1, इसलिए आंसर हो जाता है 1। लेकिन यहाँ पर बाय कब दिखाई दे रहा है, इस समीकरण में बाय कब दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तब आंसर होता है 0। सर हमें कन्फ्यूजन हो रहा है इसीलिए ये करके दिखाया। ऐसा करने पर कभी कन्फ्यूज ही नहीं होना, ऐसा करने पर कभी कन्फ्यूज नहीं होना। लिखा है इसलिए ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर a की जगह जाएगा भाई -2, b की जगह जाएगा 0। जिद दिख रहा है ना कि b बाय का गुणा किससे हो रहा है, तो 0 से हो रहा है। c की वैल्यू क्या है 5, यही हमारे क्या है आंसर है। क्या है मेरे भाई आंसर है। एक्चुअल में ये किया क्यों है, क्योंकि जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, और इसके बाद भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो फिर भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।